नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे छोटी-छोटी क्वेरी जो 4-5 क्वेरी जनरली मेरे से पूछी जा रही थी इस कोल इंडिया रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग में। क्योंकि जनरली आपका क्वेश्चंस पूछना स्वाभाविक है कि जब हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम जाना चाहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग क्या है, पोस्टिंग कहाँ पे मिलेगी, छुट्टियाँ कितनी मिलती है, क्वार्टर का क्या स्टेटस है, रहने की क्या व्यवस्था है वहाँ पर। तो ये चीज़ें जनरली हर एक एस्पिरेंट के माइंड में आती है और मैं ऑलरेडी एनसीएल में सेलेक्टेड हुआ हूँ तो मेरा एक एक्सपीरियंस भी है और मेरे कई सारे फ्रेंड्स स्टूडेंट्स जो हैं वो कई सालों से कोल इंडिया में काम कर रहे हैं। तो उन्हीं के बेसिस पे मैं आपकी इन छोटी छोटी क्वेरीज के लिए एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। इसके बावजूद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो मुझे बताइएगा, मैं उसको ज़रूर रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले चलते हैं अपन सब्सिडरी की प्रायोरिटी पे। अभी जैसे करंटली जो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं आई थिंक उसमें आपसे सब्सिडरी की जो प्रायोरिटीज पूछी जा रही है। तो मेरा ये मानना है सब्सिडरी की प्रायोरिटी में कि पहले तो आप अपनी प्रायोरिटी को खुद ये डिसाइड करिए कि मेरे नियरेस्ट जो है वो कौन सी सब्सिडरी पड़ती है। अगर आप साउथ वाले एरिया से हम बिलोंग करते हैं तो साउथ ईस्टर्न को प्रायोरिटी दीजिए। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो झारखंड वाली जो पीएस सब्सिडरी है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बीसीसीएल उसको प्रायोरिटी दीजिए। एमपी या यूपी से बिलोंग कर रहे हैं तो एनसीएल को प्रायोरिटी दीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि नियरेस्ट जो भी पीएसयू आपके है उसको प्रायोरिटी दीजिए। उसमें आप किसी चीज़ को नहीं सोचिए कि प्रॉफिट मेकिंग कौन सी है, ज़्यादा वाली कौन सी है, कम कौन सी है, बिल्कुल नहीं सोचना है आपको। क्योंकि लगभग जो वर्किंग और सब चीज़ें एक समान है, ठीक है, प्रॉफिट का एक डिफरेंट है। और अगर आप मेरे से अगर प्रॉफिट के स्टेटस से पूछें तो मेरे हिसाब से एनसीएल सबसे बेस्ट सब्सिडरी कंपनी है कोल इंडिया की। प्रॉफिट के हिसाब से भी देख लो, वर्किंग के हिसाब से भी देख लो। बस इसका एक ही थोड़ा ड्रॉबैक है, वो है इसकी लोकेशन। लोकेशन मीन्स कनेक्टिविटी अप्रोच। लोकेशन तो अच्छी है, सिंगरौली जो डिस्ट्रिक्ट है एमपी में वहाँ पे है ये, लेकिन यहाँ पे थोड़ी जो कनेक्टिविटी है वो डायरेक्टली आप एयरपोर्ट से जाना चाहें या ट्रेन से जाना चाहे तो मुझे जो एज ए नॉर्थ से मैं बिलोंग करता हूँ तो नॉर्थ एरिया से थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो आप जो है अगर प्रॉफिट को देख रहे हैं, वर्किंग स्टेटस को देख रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू सेलेक्ट द एनसीएल एज ए फर्स्ट प्रायोरिटी। और अगर आप अप्रोच के हिसाब से देख रहे हैं तो आप अपनी खुद की लोकेलिटी देखिए कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। झारखंड से बिलोंग कर रहे हैं तो आप बीसीसीएल को प्रायोरिटी दीजिए या फिर सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड को दीजिए। सीसीएल और बीसीसीएल में प्रायोरिटी आप सीसीएल को दीजिए। और बंगाल साइड से बिलोंग कर रहे हैं तो ईसीएल को प्रायोरिटी दीजिए। उड़ीसा से आप बिलोंग कर रहे हैं तो महानदी बेस्ट आपकी सब्सिडरी है इसमें, उसको प्रायोरिटी दीजिए। मध्य प्रदेश या दिल्ली या राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं तो आप एनसीएल को प्रायोरिटी दीजिए लोकेशन के हिसाब से। छत्तीसगढ़ से बिलोंग कर रहे हैं या साउथ के इलाके से बिलोंग कर रहे हैं तो आप एससीसीएल को प्रायोरिटी दीजिए। महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हैं, मुंबई से बिलोंग कर रहे हैं तो आप डब्ल्यूसीएल वेस्टर्न कोलफील्ड को प्रायोरिटी दीजिए। और एक और सब्सिडरी कंपनी है सीएमपीडीआई, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। जनरली आई थिंक मुझे नहीं लगता इसमें पोस्टिंग ये दे भी देते हैं या नहीं देते हैं, बहुत कम पोस्टिंग देती है इसमें। तो जनरली 8 तरह की सब्सिडरी कंपनी है कोल इंडिया की। तो अगर आप प्रॉफिट वाइज देखें तो एनसीएल फर्स्ट प्रायोरिटी में, ठीक है। उसके बाद अगर आप प्रायोरिटी दीजिए तो डब्ल्यूसीएल को दीजिए, देन आप एमसीएल महानदी कोलफील्ड को दीजिए। उसके बाद में सीसीएल को आप प्रायोरिटी दीजिए। देन आप प्रायोरिटी दे सकते हैं इसको बीसीसीएल को प्रायोरिटी दे सकते हैं झारखंड वाले को। उसके बाद ईस्टर्न को आप प्रायोरिटी दे सकते हैं जो मेरे हिसाब से है। बाकी आप अपना एक बार देख लीजिए कि आपकी लोकेलिटी कहाँ से कैसे बिलोंग करती है, ठीक है। बाकी अगर मैं कहूँगा तो नॉर्थन कोलफील्ड सबसे बेस्ट सब्सिडरी मानी जाती है प्रॉफिट वाइज, वर्किंग वाइज। मैं खुद भी गया हुआ हूँ वहाँ पे
और खूब देखा है मैंने अच्छे से वहाँ के स्टाफ को भी, और जो वहाँ का जो वर्किंग एरिया है उसको भी मैंने देखा है। हालांकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं रह पाया, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आप अपनी अप्रोच सबसे पहले चीज़ देखिए, क्योंकि कोल जो जितनी भी सब्सिडरीज हैं थोड़ा रिमोट एरिया पड़ता है, तो रिमोट एरिया में वर्किंग करने के हिसाब से आपको थोड़ा सा ज़रूरी है। बट मैं ये कहूँगा कि आप रिमोट एरिया को भी ना देखें, आप सिर्फ महारत्ना को देखें, और आप ये देखिए कि मेरे को 4-5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस वहाँ से लेना है एज ए महारत्ना कंपनी का, और आपके खुद के एरिया में ही है। मैं कह रहा हूँ आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपके लिए तो ज़िंदगी का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, झारखंड से बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, एमपी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए तो किसी भी इफ बट नॉट येट वाली सिचुएशन है ही नहीं है। वहाँ तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आप दिल्ली, एनसीआर या राजस्थान से इनसे बिलोंग कर रहे हैं तो आप एनसीएल को प्रायोरिटी दे सकते हैं, जो कि अच्छी पीएसयू है, वो सब्सिडरी है ये, ठीक है। बाकी लोकलिटी और कनेक्टिविटी अप्रोच आप जरूर ध्यान में रखिए, ठीक है। महानदी भी बेस्ट है, एयरपोर्ट से लगभग आप जाओगे तो 20-25 किलोमीटर में आपको मिल जाएगी ये। चलिए जी, इसके बाद आता है वर्किंग। देखिए भैया यहाँ पर जो है वो SAP सिस्टम है। SAP सिस्टम जो है वो फुली रूप से इम्प्लीमेंटेड है, और आपको ज़्यादा SAP में कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए मात्र 1 महीने में SAP सीखने में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर टी कोड चलते हैं। जैसा कि आपको पता होगा SAP में 2 मॉड्यूल चलते हैं, एक होता है MM मॉड्यूल मटेरियल मैनेजमेंट का, और एक होता है FICO का, फाइनेंस का। तो ज़्यादातर जो हमारी वर्किंग होती है वो FICO पे होती है, और हमें अप्रूव करना होता है, ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करना होता है, पेमेंट को रन करना होता है, रिपोर्ट को एनालाइज करना होता है। ज़्यादा कुछ हमारी SAP में वर्किंग इतनी होती नहीं है, लेकिन बहुत सिस्टमेटिक होती है, यानी आपको परेशान होने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी यहाँ पर अच्छे से इम्प्लीमेंटेड है। एज में MT फाइनेंस और असिस्टेंट मैनेजर की बात करूँ तो कोल इंडिया में बेसिकली 5 सेक्शन है, या 5 डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं। एक है बजट सेक्शन, एक है टैक्सेशन, देन है अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड कॉन्करेंस एंड वेटिंग। कॉन्करेंस एंड वेटिंग जनरली एक्सपीरियंस पर्सन्स को लगाते हैं, जो ऑलरेडी वर्किंग में कहीं काम करके आए हैं, या उसका कॉन्करेंस एंड वेटिंग का अगर प्रपोजल्स डील करने का उसका एक्सपीरियंस रहा हुआ है तो वो वहाँ पे लगाते हैं। क्योंकि कॉन्करेंस एंड वेटिंग में आपकी वाइडर थॉट होना बहुत ज़रूरी है। कोई प्रपोजल एग्जीक्यूटिव जो इंजीनियरिंग जो साइड है वो आपके पास में लेके आ रहा है, तो आपको एस्टिमेट वेट करना आना चाहिए कि एस्टिमेट जो बनाया है वो सही बनाया है कि ये प्रपोजल फिजिबल है या नहीं है, या इसमें अप्रूवल्स जो पर्टिकुलरली जो ली जानी चाहिए वो ली जा रही है नहीं ली जा रही है, या कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, या इस प्रपोजल्स की वैलिडिटी कितनी है, क्या इसकी ग्राउंड रियलिटी है। ये सब सोचने के लिए आपके पास में एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, अगर आपने कहीं डील किया है तो कॉन्करेंस एंड वेटिंग जनरली एक्सपीरियंस पर्सन्स को लगाते हैं जो ऑलरेडी कहीं काम कर रखे हैं। बाकी ये जो है ये 4 सेक्शन हैं, फ्रेश, बजट, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, फाइनेंस। जहाँ तक मेरी जो बात हुई है, टैक्सेशन जो सेक्शन है उसमें थोड़ा लोड रहता है, GST और IT TDS वगैरह का जो है काम आप जानते ही हैं। GST की कई सारी हमारी रिटर्न चलती है, उसके बेसिस पे काम होता है यहाँ पे। बाकी बजट, अकाउंटिंग, फाइनेंस बिल्कुल रिलैक्सिंग वाले सारे डिपार्टमेंट है, इतना कोई ज़्यादा लोड नहीं होता है। यहाँ एक सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है, मतलब जो मुझे भी सरप्राइज करती है, कि अनऑफिशियली बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कहीं ऑफिशियली है, ये लंच टाइम जो होता है, या उसको आप ये कह सकते हैं रिलैक्स टाइम जो होता है, वो 1 से 4 बजे का होता है। यानी आप ये देखिए कि 4 घंटे का जो है वो यहाँ पर लंच टाइम चलता है। यानी 1 से 4 जनरली यहाँ से ऑफिस छोड़ देते हैं लोग, अपने क्वार्टर में चले जाते हैं, खाना खाते हैं, रिलैक्स करते हैं, घूमते हैं, जो भी है। लेकिन 1 से 4 जो है वो बहुत कम वर्किंग होती है, टॉप लेवल से लेकर बॉटम लेवल तक।
तो ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब किसी में नहीं मिलता है, लेकिन जो मेरे जो साथी है जो काम कर रहे हैं उनका लाइव एक्सपीरियंस जो उन्होंने शेयर किया है उसी की बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। और उन्हीं ने ये बताया कि इफेक्टिव जो वर्किंग होती है वो पर डे बेसिस पे 4 घंटे की होती है। क्योंकि मेरा देखो, मैं तो जस्ट एक ज्वाइन करके और फिर दूसरी जगह मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मैं वर्किंग नहीं कर पाया था। तो मेरे जो साथी है उन्होंने बताया कि इफेक्टिवली जो वर्किंग होती है वो पर डे में 4 घंटे की वर्किंग होती है बस। इसके अलावा आपका जो हेड क्वार्टर है, एचओ है, हेड ऑफिस है या हेड क्वार्टर बोलो, उसमें 5 डे वर्किंग होती है, यानी सैटरडे संडे ऑफ होता है। और कई प्रोजेक्ट ऑफिस में भी ऐसा होता है, कईयों में नहीं होता है, कई एरिया में, मतलब अलग अलग टाइप की रूल्स है यहाँ पर वर्किंग के रिलेटेड में। तो आप मोटा मोटा मान के चलिए कि सैटरडे को ऐसे भी काम नहीं होता है, तो 5 डे वर्किंग ही आपको यहाँ पे मिलेगा। वर्किंग रूल्स या नॉर्म्स जो है वो पहले से ही सेट है और वो सिस्टमेटिक मैनर में बने हुए हैं, क्योंकि कोल इंडिया कोई नई कंपनी नहीं है, ऑलरेडी बहुत काफ़ी सालों से बनी हुई है। तो पहले से ही रूल्स प्रोसीजर हर तरीके के सेट है, किसको बजट कैसे बनाना है, कैसे कोस्टिंग उसकी निकालनी है, उसकी कोस्ट अकाउंटिंग कैसे करनी है, क्या रिपोर्ट कब जानी है, किसकी क्या ऑडिट में क्या पैरा आएगा तो उसका जवाब कैसे देना है, ऑडिट सेक्शन जो है वो क्या पूछता रहता है। तो हर तरीके से, मतलब पूरी तरीके से लाइजनिंग सेट है। ऑडिटिंग अकाउंटिंग जो मैं बता रहा हूँ इसमें ऑडिट भी आपका जुड़ा है, ऑडिट एंड अकाउंटिंग, ऑडिट एंड अकाउंटिंग सेक्शन, ठीक है। यानी कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर काम करने के लिए एज ए फाइनेंस की मैं बात करूँ तो कोई प्रेशर नहीं है किसी तरह का। हो सकता है टैक्सेशन में थोड़ा बहुत हो, लेकिन जो बिग फोर जैसी जो कंपनी होती है या और बड़ी प्राइवेट कंपनी होती है उसकी तरह यहाँ पर प्रेशर वर्किंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि रिलैक्स होकर आप जॉब करना चाहते हैं या साथ में कोई और प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बड़ी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यूपीएससी की कोई प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आई थिंक इट्स बेस्ट पीएसयू इन इंडिया। इंडिया की सबसे शानदार वर्किंग कंपनी है कोल इंडिया, अगर आप अच्छे से उसको एंजॉय करके करना चाहते हैं तो। अगला आता है लीव के बारे में, छुट्टियों के बारे में भी पूछा मेरे से। तो 12 तो देखो यहाँ पर सीएल मिलती है, 12 30 जो है वो ईएल मिलती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ठीक है। 20 जो है वो एचपीएल मिलती है, मेडिकल क्लेम, हाफ पे लीव यानी 10 हो गई इफेक्टिव लीव, और 2 रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे मिलते हैं, 2 आरएच मिलता है, ठीक है। अदर हॉलीडे की बात करें तो 9 है, हेड क्वार्टर में 16 है। तो ये छुट्टियों का स्टेटस है, मतलब काफ़ी अच्छी छुट्टियाँ है, ऐसा कुछ नहीं है कि छुट्टियाँ नहीं होती, छुट्टियाँ होती है और बढ़िया छुट्टियाँ होती है। सैटरडे संडे तो है ही, उसके अलावा ये सारी छुट्टियाँ है ही है। आप इनको नहीं अवेल करते हैं तो आप इसको कैश में भी कर सकते हैं ईएल को। रेजिडेंशियल क्वार्टर के बारे में जो पूछा था उसके बारे में मैं बता दूं कि रेजिडेंशियल क्वार्टर अवेलेबिलिटी के बेस पे मिलते हैं, अलॉट होते हैं, जनरली मिल जाते हैं, बहुत सारे क्वार्टर बने हुए हैं। एमटी को जो है वो बी टाइप के क्वार्टर मिलते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग को 1 साल के लिए, जो कि बी टाइप जो क्वार्टर होता है वो 2 BHK होता है, यानी 2 बेडरूम, 1 हॉल और 1 किचन मिल जाता है। जब आप E3 में चले जाते हैं, एज ए असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट हो जाते हैं, तो आपको सी टाइप का क्वार्टर अलॉट कर दिया जाता है। और सी टाइप का क्वार्टर थोड़ा बड़ा होता है, जिसमें 3 बेडरूम, 1 हॉल और 1 किचन होता है, यानी आप अपनी फैमिली आराम से वहाँ पर रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली नहीं है, बात नहीं है रहने के हिसाब से भी। तो ये जो है, मतलब रहने के हिसाब से मुझे नहीं लगता वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है। देन आता है पोस्टिंग लोकेशन। देखो पोस्टिंग लोकेशन यहाँ पर 3 चीज़ें मिल जाती है, एक तो हेडक्वार्टर, एक होता है इनका प्रोजेक्ट ऑफिस या यूनिट, और एक होता है एरिया। जनरली पोस्टिंग 2 जगह दी जाती है, एरिया में बहुत कम को पोस्ट करते हैं। जो फीमेल स्टाफ है उसको हेडक्वार्टर में ही रखते हैं, जहाँ तक जो है 99% ये होता है कि फीमेल स्टाफ को हेडक्वार्टर में ही देते हैं। बाकी मेल स्टाफ को तो हेडक्वार्टर में भी दे सकते हैं, प्रोजेक्ट ऑफिस पे भी दे सकते हैं, एरिया में भी दे सकते हैं। तो ये पोस्टिंग लोकेशन के बारे में था। अलग अलग कंपनी की अलग अलग लोकेशन है, अलग अलग एरिया है, अलग अलग प्रोजेक्ट ऑफिस है। ये आपको वहाँ पर आपकी जो कंट्रोलिंग है वो आपको अलॉट करते हैं, उसी के हिसाब से आपका ये डिसाइड होता है। तो ये 5 क्वेरीज थी, उनके मैं रिप्लाई आपके लिए लेके आया हूँ। इसके अलावा आप कोल इंडिया की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कोल इंडिया एमटी फाइनेंस की,
तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है तेजस कॉमर्स क्लासेज का, वहाँ पे कोर्स बना हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, ठीक है, बुक्स मिलेगी आपको, इसमें 12 बुक्स मिलेगी, जिसमें 8 बुक्स आपको प्रोफेशनल नोट्स की मिलेगी और 4 बुक्स जो है वो आपको जनरल पेपर की मिलेगी। इसके अलावा आपको MCQ बैंक मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए एप्लीकेशन पे। टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं। देन 75 प्लस प्रीवियस पेपर्स मिलेंगे जो डिफरेंट एग्जाम्स के हैं, ताकि आपको आइडिया लग सके कि पेपर कैसे आता है, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टैक्सेशन में कैसे आता है, पोस्टिंग में कैसे क्वेश्चंस पूछा गया था। 2020-2017 का कोल इंडिया का पेपर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ से दोनों सालों के पेपर पैटर्न से पूरा अपना प्रिपरेशन का जो है वो मैथोडोलॉजी सेट कर सकते हैं कि मुझे किस टाइप से पढ़ाई करनी है। इसके अलावा जो है, अगर आपको कोई भी और क्वेरी है तो इस एप्लीकेशन के चैट बॉक्स में या नीचे वहाँ पर आपकी क्वेरी का एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप चैट बॉक्स में मुझसे चैट भी कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9119118633। इस पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। जनरली कोशिश कीजिएगा आप मुझे मैसेज ही करें, क्योंकि बहुत सारी व्यस्तता होती है, बिजी शेड्यूल होता है, उस वजह से मैं कॉल पिकअप नहीं कर पाता हूँ। तो आप मुझे अपनी क्वेरी व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिएगा, मैं ज़रूर टाइम मिलते ही रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए जी, अगले बार फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। और हाँ, एक और बात बता दूँ, मैंने जनरल पेपर के जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड करना शुरू कर दिए हैं। रीजनिंग के मैंने कंप्लीट जो है वो क्लासेज डाल दी है, 1-2 क्लासेज और है वो मैं अभी इसमें अपलोड कर दूंगा। मैथ की फर्स्ट चैप्टर की मैंने क्लासेज डाल दी है, परसेंटेज चैप्टर की। बाकी जो क्लासेज है अभी 4 फरवरी से जो है दूसरे वीडियोज और एक गेस्ट फैकल्टी की मैरिज थी, उस वजह से वो अभी क्लास नहीं ले पा रहे 5-7 दिन। बाकी जैसे जैसे वीडियोज रिकॉर्ड होते जाएंगे मैं अपलोड करता जाऊँगा। थोड़े टाइम में 5-7 दिन में जो है वो मैं जनरल पेपर के भी वीडियोज अपलोड कर दूंगा। तो आपको एक सिस्टमेटिक प्रिपरेशन का एक प्लेटफॉर्म जो है वो तेजस कॉमर्स क्लासेज पे आप मिल पाएगा, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। ऑलरेडी प्रोफेशनल में आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सब वही नॉलेज जो मेरे पास है वही आपके पास है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। लेकिन जनरली मेरा एक एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पे मैं आपको थोड़ा ये गाइड कर पाऊँगा और नोट से ये पढ़ने में आपको ये पता चलेगा कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। चलिए जी, तो मिलते हैं नए वीडियो में एक बार फिर। थैंक यू।